गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहतर होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम बेहतर चल रही होगी। तो भाई आज है 4 अगस्त और हमने देखना है आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं पहला आर्टिकल क्या है। पहला आर्टिकल हमारा, भारतीय सेना ने कॉम्बैट और लॉजिस्टिक्स वाहनों के लिए स्वदेशी एक्सट्रीम वेदर ग्रेड XWG डीजल लॉन्च किया है। क्या है भाई ये XWG जो डीजल है, ये है क्या। सबसे पहले तो आपको इसी के बारे में पता होना चाहिए, तब आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम XWG डीजल के बारे में जानते हैं। क्या है ये XWG डीजल। ठीक है, XW और जी। ठीक है, क्या नाम है इसका, पूरा नाम क्या है भाई। एक्सट्रीम एक्सट्रीम वेदर एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। क्या नाम है पूरा, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। पूरा नाम क्या है भाई, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। ठीक है, सबसे पहले नाम से आपको कुछ पता चल रहा है कि एक्सट्रीम वेदर यानी एक्सट्रीम वेदर्स के लिए एक्सट्रीम वेदर्स के लिए है। कोई डीजल है जो एक्सट्रीम वेदर्स के लिए है। ठीक है, अब जो आपका इलाका है, जैसे लद्दाख वाला इलाका हो गया, लद्दाख वाला इलाका हो गया, या और कोई रिमोट एरियाज इस तरह के हो गए जहां पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है, जो डीजल होता है वो डीजल सर्दियों में गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, डीजल जब सर्दी बहुत ज्यादा पड़ेगी तो डीजल क्या होगा, गाढ़ा होगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा तो ये इंजन में दिक्कत देता है, इंजन में जम जाता है, इंजन में प्रॉब्लम खड़ी करता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल डीजल होता है, ये नॉर्मल डीजल ऐसे काम करता है। ठीक है, अब ये समस्या है भाई, आर्मी को अगर मूव करना है लद्दाख जैसे रीजन में, ठीक है, एक्सट्रीम कंडीशंस में, तो उनके पास मूव करने के जो व्हीकल है, जो उनके मूविंग व्हीकल है, ठीक है, उनका जो डीजल है, अगर वो इस तरह का डीजल इस्तेमाल करेंगे तो उन्हें बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो फिर वो लेकर के आए हैं क्या, इसका सोल्यूशन, और वो क्या है, XWG, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। इसकी खास बात क्या है एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल की, इसकी खास बात यह है कि ये -42 डिग्री सेल्सियस तक, -42 डिग्री सेल्सियस, अगर इतना कम टेम्परेचर भी हो जाए, यानी टेम्परेचर अगर बहुत ज्यादा लो भी हो जाए, और टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होने का मतलब है क्या, बहुत ज्यादा ठंड। क्या मतलब है इसका, बहुत ज्यादा ठंड, यानी अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो हो गया, बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लगी, ठीक है, तब भी ये जो डीजल है ये गाढ़ा नहीं होता, ये गाढ़ा नहीं होता, ये रहता है पतला, ये पतला ही रहेगा। और अगर ये पतला रहेगा तो इंजन में जो डीजल जम रहा था अब वो नहीं होगा, इंजन से में सही से काम करेगा। और जो व्हीकल्स हैं, व्हीकल्स आपके सही काम करेंगे एक्सट्रीम वेदर्स में, एक्सट्रीम वेदर्स में जो आपके व्हीकल्स हैं, जो आपके वाहन हैं आर्मी के, वो सही से काम करेंगे। इसके लिए हमने क्या कर रहे हैं, XWG डीजल लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, एक्स XWG डीजल, जिसको एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल बोलते हैं, ये हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, और यही हमारा आर्टिकल है। सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने सेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ ने भारतीय सेना के कॉम्बैट लड़ाकू और लॉजिस्टिक वाहनों की गतिशीलता, यानी उनकी जो उनकी मूविंग स्पीड है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए और ऑपरेशन तैयारी को बेहतर बनाने के लिए स्वदेशी रूप से निर्मित, यानी अपने ही देश में निर्मित हुआ है यह डीजल, स्वदेशी रूप से विकसित एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल लॉन्च किया है। यह डीजल ऐसे इलाकों के लिए बनाया गया है जहां बहुत ज्यादा ऊंचाई है और शून्य से नीचे जीरो के नीचे तापमान है, माइनस में तापमान है। जैसे पूर्वी लद्दाख, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC, या लाइन ऑफ कंट्रोल हो गया LOC, जहां आम डीजल अक्सर जमने लगता है और उसका बहाव रुक जाता है, वो इंजन में दिक्कतें पैदा करता है। ठीक है, यह पहल भारत के डिफेंस लॉजिस्टिक्स को मजबूत करती है और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत के विजन को सपोर्ट करती है।
ठीक, अब ये एक्सट्रीम वेदर डीजल क्या है? ये एक खास तौर पर तैयार किया गया स्वदेशी मिलिट्री ग्रेड डीजल फ्यूल है, जिसे बहुत कम तापमान में भी काम करते रहने के लिए बनाया गया है। मैंने आपको भी बताया -42 डिग्री सेल्सियस तक जितना कम टेम्परेचर में भी ये बहुत सुचारू रूप से काम कर सकता है। आम डीजल के उलट यह जमा देने वाली ठंड में भी अपनी तरलता बनाए रखता है, जिससे बर्फीली और पहाड़ी इलाकों में भी मिलिट्री वाहनों का काम बिना रुकावट के चलता रहता है। यह फ्यूल इन चीजों को बेहतर बनाता है क्या? एक तो शून्य से नीचे तापमान में वाहनों की गतिशीलता बनाए रखेगा, फिर इंजन की विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस को बना के रखेगा, फिर जो कॉम्बैट यूनिट्स हैं इसकी जो कॉम्बैट यूनिट्स हैं वो ऑपरेशन की तैयारी करती हैं, उनको बेहतर तरीके से कर सकेगा। ठीक है, मुश्किल मौसम में फ्यूल की क्षमता बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन आपका क्या बन जाएगा कि भारतीय सेना ने खराब मौसम के लिए हाल ही में कौन सा स्वदेशी फ्यूल लॉन्च किया है? तब आप बताएंगे XWG, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल। XWG, एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल, ये तैयार किया है। ठीक है, तो ये था आज का आपका पहला आर्टिकल एक्सट्रीम वेदर ग्रेड डीजल के बारे में। देखते हैं दूसरा आर्टिकल क्या है। ठीक, अभी एक तरफ तो चल रहा था छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई चल रही थी, लाठीचार्ज हो रहा था, वो सब हो रहा था, और ठीक उसी समय संसद में एक आपका बिल पास हुआ है, एक बिल एक्ट बना है। वो क्या है वो देखना है। लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पारित हुआ है। छात्रों पर कथित पुलिस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के बीच संसद के मॉनसून सत्र में लोकसभा में जन्म और मृत्यु पंजीकरण विधेयक 2026 पारित किया। इस विधेयक का उद्देश्य क्या है? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के जो कानून है उसको ये रिप्लेस करता है, उसमें संशोधन करता है। ठीक है, इसका मकसद समय पर पंजीकरण सुनिश्चित करना, नागरिक पंजीकरण रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार करना और भारत की महत्वपूर्ण सांख्यिकी प्रणाली में विश्वसनीयता को बढ़ावा देना है। यानी कितने व्यक्ति नए व्यक्ति जन्म ले रहे हैं और कितने व्यक्तियों की मृत्यु हो रही है, इसका एकदम सटीक आंकड़े हमारे पास हो, उसके लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, इसके एकदम सटीक आंकड़े हमारे पास हो। ठीक है, कई बार लोग क्या करते हैं, उसको अपग्रेड करवाने में बहुत टाइम लगा देते हैं, मृत्यु की सूचना देने में बहुत टाइम लगा देते हैं, जन्म की सूचना देने में बहुत टाइम लगा देते हैं। तो एक सटीक आंकड़े हमारी डेमोग्राफी के, हमारी जनसांख्यिकी के हमारे पास एक सटीक आंकड़े नहीं होते हैं। तो उसके लिए ये कानून लेकर के आया गया है जो 1969 के कानून को संशोधित करता है और नियमों को थोड़ा और ज्यादा सख्त बनाता है। उद्देश्य क्या है इसका? उद्देश्य भारत की नागरिक पंजीकरण प्रणाली को मजबूत करना है कि जन्म और मृत्यु का पंजीकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर हो। ठीक है, यह पंजीकरण में अनावश्यक देरी को कम करता है, जनसांख्यिकी रिकॉर्ड की सटीकता में सुधार करता है, बेहतर सार्वजनिक सेवा वितरण को सुविधाजनक बनाने और विश्वसनीय जनसंख्या आंकड़ों के माध्यम से साक्ष्य आधारित नीति निर्माण का समर्थन करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए ये जो कानून है वो लाया गया है। यहां से क्या आपका बनेगा कि कौन सा बिल लाया गया है, ये आपसे पूछ लेगा। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन बिल ये पास हुआ है 2026 में, कहां पर? लोकसभा में। ठीक है, ये आपका बहुत ज्यादा की डिटेल इसके आपके लिए नहीं है, क्योंकि वनडे एग्जाम्स के लिए आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उतना की डिटेल नहीं पूछता, ये पूछ लेता है कि जन्म और मृत्यु के लिए हाल ही में एक बिल पास हुआ है, उस बिल का नाम क्या है, तो आपसे मोटा माटी ये पूछ लेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीतारामराजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। ठीक है, अब आपको इन सब के बारे में पढ़ने से पहले एक इंसान के बारे में पढ़ना है, और वो है अल्लूरी सीतारामराजू। कौन है वो? अल्लूरी सीतारामराजू। अल्लूरी सीताराम राजू, जो इनका पुराना नाम था वो अल्लूरी रामराजू ही था। सीता नाम इन्होंने बाद में ऐड किया था, ये नाम इन्होंने बाद में ऐड किया था, सीता। ठीक है, आप सबने या आप में से मोस्ट ऑफ द जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक मूवी देखी होगी RRR करके। ठीक है, उसमें भी एक कैरेक्टर था राम सीता वाला, राम सीता वाला एक कैरेक्टर था ना उसमें। ठीक है, तो वो इन्हीं से इंस्पायर्ड कैरेक्टर था, अल्लूरी सीतारामराजू से ही इंस्पायर्ड कैरेक्टर था वो। ठीक, तो ये अल्लूरी सीतारामराजू कौन थे? सबसे पहले तो आपको इन्हीं के बारे में पता होना चाहिए। ये भारत के एक महान क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन थे? भारत के एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, जिनका लोकल नाम इनका क्या था? लोकली इनको क्या बुलाया जाता था? लोकली नोन एज, बताओ क्या नाम था इनका लोकली? जो इनको आसपास के लोग बुलाते थे, जहां ये रहते थे वहां के लोग बुलाते थे, या जिस प्रदेश में ये थे वहां उस प्रदेश के लोग इनको बुलाते थे, और वो नाम क्या था? वो नाम था मन्यम
वीरुडू। क्या नाम था वो? मन्यम वीरुडू। मन्यम वीरुडू। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जंगल का हीरो। जंगल का हीरो। जंगल का हीरो, ये बुलाते थे इनके साथी। ठीक है, मन्यम वीरुडू या जंगल का हीरो, ये इनको बुलाते थे। ठीक है, और नाम इनका क्या है? अल्लूरी सीतारामराजू है, जिसमें सीताराम इन्होंने बाद में ऐड किया है। और अगर इनसे आपका, अगर आपसे इनका टाइम फ्रेम पूछ ले तो कितना है? 1898 से 1924 तक का। 1898 से 1924 तक का टाइम फ्रेम इनका है। ठीक है, लोकली नाम इनका मन्यम वीरुडू था। और ये आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए थे। आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए थे। आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए। आंध्र प्रदेश में एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए। ठीक है, और ये कौन से आंदोलन से जुड़े हुए थे? एक बार आपको एक चीज आपको वो भी पता होनी चाहिए। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे अल्लूरी सीतारामराजू। इस रंपा विद्रोह का एक और नाम था, और वो क्या था? वो क्या था, जल्दी से बताओ। ये नाम था इनका। इस आंदोलन का एक और नाम था क्या? मन्यम विद्रोह। दूसरा नाम क्या था इस आंदोलन का? इस विद्रोह का मन्यम विद्रोह। ठीक है, तो ये आपसे हिस्टोरिकल हिस्ट्री में जाके, स्टेटिक में जाके आपसे सवाल पूछ लेगा अल्लूरी सीतारामराजू के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, या इनका लोकल नाम क्या था? मन्यम वीरुडू। मन्यम वीरुडू का मतलब क्या है आपसे पूछ लेगा। मन्यम वीरुडू निम्न में से किस क्रांतिकारी का नाम था? तब आप बताएंगे अल्लूरी सीतारामराजू का नाम था। कहाँ के थे? आंध्र प्रदेश के थे, एक तेलुगु परिवार में पैदा हुए थे, और रंपा विद्रोह से जुड़े हुए थे। रंपा विद्रोह इंपॉर्टेंट है आपका, हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं इसको। और इसका दूसरा नाम क्या था? मन्यम विद्रोह। इसको मन्यम विद्रोह के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको मन्यम विद्रोह के भी नाम से भी जानते हैं। और ये आंध्र प्रदेश के और जो ओडिशा के सीमावर्ती इलाके हैं ना, ये जो इधर आंध्र प्रदेश और ओडिशा का लगता हुआ इलाका है। ठीक है, ये जो तटवर्ती और पर्वतीय इलाका है, ये यहाँ पर रंपा विद्रोह चला था। रंपा विद्रोह यहाँ पर चला था। ठीक है, तो ये इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए किनके बारे में? अल्लूरी सीतारामराजू के बारे में। आगे चलते हैं, आर्टिकल में क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के भोगपुरम में अल्लूरी सीताराम राजू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। यहाँ पर इन्होंने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है इनके नाम से, अल्लूरी सीताराम राजू के नाम से। कहाँ पर? विजयनगर जिले में। कहाँ का जिला है विजयनगरम जिला? आंध्र प्रदेश का जिला है ये। और ये एक ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, अब जो भी प्रोजेक्ट सरकार करती है वो दो तरीके से करती है। एक तो होता है आपका ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट, और एक होता है आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। जो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट होता है बच्चों, वो ऐसा प्रोजेक्ट होता है जो बिल्कुल नए सिरे से शुरू होता है। ठीक है, जहां पर पहली, जिस लैंड पर पहली एक ईंट भी नहीं रखी होती, ठीक है, वहां पर पहली ईंट आकर सरकार ही रखेगी। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे कि ये सरकार का क्या है? ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। एकदम बिल्कुल शुरू से शुरू हो रहा है, ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट ऐसा होता है जैसे पुरानी कोई इमारत थी, उसको अपग्रेड करना है। ठीक है, अगर कोई इमारत थी उसी को अपग्रेड कर रही है सरकार, तो ये जो प्रोजेक्ट होगा इसको हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट। ये अक्सर करके आते हैं, बच्चे सोचते हैं कि पता नहीं ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड क्या है। सिंपल सी चीज है, अगर ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है तो एकदम नया शुरू हो रहा है। अगर ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है तो ये पहले से कुछ मौजूद था, कुछ स्ट्रक्चर, कुछ ढांचा मौजूद था, हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं, सरकार उसको अपग्रेड कर रही है। तो उस प्रोजेक्ट को हम क्या बोलेंगे कि ये आपका ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है, समझ गए ग्रीन फील्ड और ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट क्या होता है? तो ये जो एयरपोर्ट बन रहा है, ये एक ग्रीन फील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, यानी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट रहा है। तौर पर विकसित इस प्रोजेक्ट से उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश के एविएशन, टूरिज्म, व्यापार और लॉजिस्टिक, इन सब चीजों को, फिर वही सारी बढ़िया बढ़िया बातें हैं कि इससे इस चीज को प्रमोशन मिलेगा, ये चीज प्रमोट होगी, वो चीज प्रमोट होगी, वो आपको पूछता भी नहीं है क्या उद्देश्य है। सारे अच्छे अच्छे चीजें, अगर ऑप्शन में कभी देगा भी तो सारी अच्छी चीजें देगा, जो चीज बुरी होगी वो आप निकाल लो कि ये उद्देश्य नहीं है। तो उद्देश्य अक्सर करके एग्जाम में नहीं पूछता है। ठीक है, ये पूछ लेगा आपसे क्योंकि आपका वनडे एग्जाम है कि कितने करोड़ की लागत थी इसमें। लगभग 5600 करोड़ की अनुमानित लागत थी इसकी, और इसमें घरेलू और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को काफी बेहतर बनाने के साथ साथ उड़ान और पीएम गति शक्ति
पीएम गति शक्ति पहलों को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब ये दो स्कीम्स हैं, ये दो स्कीम्स हैं। एक स्कीम है आपकी उड़ान स्कीम, एक स्कीम है आपकी उड़ान स्कीम, और दूसरी है पीएम गति शक्ति, पीएम गति शक्ति। दो स्कीम आपकी है यहाँ पर, एक उड़ान स्कीम है और एक है पीएम गति शक्ति। आप मुझे बताएंगे उड़ान स्कीम कौन से मिनिस्ट्री की है, मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है, ठीक है, बताएंगे जल्दी से मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री कौन सी है इसकी, बताएं जल्दी से, ठीक है, बताएं जल्दी से। सबसे पहले मिनिस्ट्री बताएं इसकी कौन सी है। इसकी मिनिस्ट्री है नागर विमानन मंत्रालय, ठीक है, केंद्र का मंत्रालय है कौन सा, नागर विमानन मंत्रालय। दूसरी चीज आप मुझे बताएंगे कि ये योजना कब शुरू हुई थी, नागर विमानन मंत्रालय का है, ये योजना कब शुरू हुई, स्टार्ट कब हुई ये योजना, जल्दी से बताएंगे। इसका स्टार्ट का ईयर कौन सा है, इसका स्टार्ट का ईयर कौन सा है, अक्टूबर 2016 में स्टार्ट हुई थी, अक्टूबर 2016 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, अक्टूबर 2016 में स्कीम स्टार्ट हुई थी। अब इसका उद्देश्य क्या था उड़ान स्कीम का, उड़ान स्कीम का उद्देश्य था जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क है, ठीक है, जो क्षेत्रीय हवाई संपर्क है उसको बेहतर बनाया जाए। तो ये बेसिकली क्या थी उड़ान स्कीम, ये क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना थी, क्या थी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना थी, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना थी। क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना थी, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, पहली तो चीज वही, जो छोटे छोटे शहर हैं, ठीक है, छोटे छोटे जो टीयर 2 या टीयर 3 सिटीज हैं उनको आपस में एक दूसरे से जोड़ना, टीयर 3 सिटी को टीयर 1 सिटी से जोड़ना, किराया सस्ता रखना, इस तरह के इसके उद्देश्य थे जब ये शुरू की गई थी, इस तरह के इस स्कीम के उद्देश्य थे जब ये शुरू की गई थी। लेकिन जो पीएम गति शक्ति योजना है ये अपने आप में एक ब्रॉड योजना है। कैसे, कैसे है ये, कैसे है ये जो योजना है इसमें सड़क भी है, सड़क मार्ग भी शामिल है, इसमें रेल मार्ग भी शामिल है, इसमें आपके जल मार्ग भी शामिल है, और इसमें आपके हवाई मार्ग भी शामिल है, और इनके लॉजिस्टिक्स भी इसमें शामिल है। ये सबको कवर करती है योजना। ये योजना उड़ान स्कीम केवल और केवल हवाई संपर्क के लिए थी। ये आपकी इसमें सड़क योजना, रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई मार्ग, इसमें सारे मार्गों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना और मजबूत बनाना और अच्छा बनाना, उसके लिए ये योजना थी। और ये कब स्टार्ट हुई थी, ये 2021 में स्टार्ट हुई थी, ठीक है। तो इतना इतना जो योजना आती है करंट अफेयर्स में जिनका नाम भी आता है, एक बार उनको देख लिया करें, एक दो लाइन ही होती है बस आपके पढ़ने की, जैसे कौन सी मिनिस्ट्री में है और कौन से ईयर में स्टार्ट हो रही है, मकसद वही अच्छे अच्छे से इसमें खुद बता देगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी जो जो मकसद होगा। जो तीसरी चीज वनडे एग्जाम्स में पूछ लेता है कभी कभी कि पीएम गति शक्ति कौन से मंत्रालय के तहत है, ये पूछ लेता है, ये पूछ लेगा कि उड़ान स्कीम कौन से मंत्रालय के तहत है। इस तरह के सवाल आपसे वनडे एग्जाम में पूछ लेता है, या कभी कभी पूछ लेता है कि मंत्री कौन है जो इसको संभाल रहा है, ठीक है। तो इतना आपको पढ़ना होता है इसमें। अगला आर्टिकल देखते हैं क्या है, अगला आर्टिकल क्या है भाई, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के बारे में है। फ्लोटिंग सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लिए, फ्लोटिंग सोलर एनर्जी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनेगा कि भारत में फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए किस नई योजना को मंजूरी दी गई है, तो प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना PMSSY को मंजूरी दी गई है, ठीक है। क्या है ये, क्या है ये योजना, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए रुपए 5070 करोड़ के बजट के साथ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना को मंजूरी दी है। अब जो आपके देश सरोवर होते हैं या इस तरह की और अदर वाटर बॉडीज होती है, उनके ऊपर आपको क्या लगाना है, जो सोलर पैनल होते हैं, सोलर पैनल, वो आपको उन वाटर बॉडीज के ऊपर लगाने हैं, वो आपको उन वाटर बॉडीज के ऊपर लगाने हैं। किसके ऊपर लगाने हैं, जो आपकी वाटर बॉडीज है, जैसे तालाब है, ठीक है, इस तरह की जितनी भी वाटर बॉडीज होगी उनके ऊपर आप इसको लगा सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं पड़ने की, कि भाई अलग से कहीं आपको जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी जहां पर ये प्रोजेक्ट लगाने होंगे, जमीन तो है ही वो,
उसी के ऊपर आप फ्लोटिंग ये लगा सकते हैं सोलर पैनल। फिर जल निकायों से पानी के बाष्पीकरण से होने वाले नुकसान को कम करेगी ये। पानी के कूलिंग इफेक्ट के कारण सोलर पैनल की क्षमता बेहतर होगी। जलाशयों में एल्गाई की वृद्धि को कम होगी। जलाशयों में जो एल्गाई फैल जाती है ना, शैवाल फैल जाता है, जिसको शैवाल प्रस्फुटन भी बोलते हैं, एल्गाई ब्लूम भी बोलते हैं जिसको, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक शैवाल है आपका शोक समुद्र, वो क्या करता है, पूरे तालाब को ढक देता है, ठीक है, जानवरों को नहीं पनपने देता, किसी और चीज को नहीं पनपने देता वहां पर, इसलिए उसको शोक समुद्र बोलते हैं, ठीक। तो इस तरह के जो शैवाल होते हैं उनकी वृद्धि को कम करता है ये। मौजूदा जल संसाधनों के टिकाऊ इस्तेमाल में मदद करता है। कार्बन उत्सर्जन कम करने में मदद करता है। ये सारे काम करता है ये। फोटो फ्लोटिंग सोलर वोल्टिक, जो फोटोवोल्टिक है वो क्या है एक बार वो देख लो। फ्लोटिंग सोलर फोटोवोल्टिक यानी एफएसपीवी का मतलब है जमीन के बजाय जलाशयों, झीलों, नहरों और औद्योगिक तालाबों जैसे जल निकायों पर तैरते हुए प्लेटफॉर्म, ठीक है, और जिनके ऊपर सोलर पावर प्लांट लगे हैं, ठीक। वही चीज जो मैं आपको वहां बताइए, जो आपके जैसे नदी हो गई, झरने हो गए, आपके तालाब हो गए, झरनों के नीचे जो जलाशय बन जाते हैं वो हो गए, वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपने लगानी है। जो क्या लगाना है, ये जो आपके सोलर प्लांट है वो लगाने हैं। इससे क्या होगा, सबसे पहले तो अतिरिक्त जमीन की जरूरत नहीं पड़ने की। अगर आपको सरकार उतना कहीं और लगाना चाहे सोलर पावर, जितना ये यहाँ पर लगा हुआ है, उसके लिए सरकार को जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी और ज्यादा, ठीक है। तो वो भी सही नहीं है। तो ये एक सोल्यूशन निकाला है पीएम सूर्य सरोवर योजना में, कि भाई जो आप तालाब वगैरह हैं उनके ऊपर आप इसको लगा सकते हो, जो आपकी झीलें हैं उनके ऊपर आप इसको लगा सकते हो, ठीक। तो ये था आपका प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना, ठीक। ये कौन सी योजना थी, प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना। यह पहल भारत के क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, एनर्जी सिक्योरिटी और 2070 तक के नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करने की प्रतिबद्धता का समर्थन करती है। ये नेट जीरो क्या है, 2070 तक, यानी हमने बिल्कुल एकदम जीरो कार्बन तक लेके जाना है। जो कार्बन एमिशन होता है, कार्बन का उत्सर्जन होता है जिससे आगे जाकर के पॉल्यूशन फैलता है, तो वो पॉल्यूशन हमने कम करना है, यानी नेट जीरो तक हमने लेकर के जाना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, नेट जीरो जाने के लिए जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्स हैं, उनके ऊपर आपको उनके ऊपर आपको जंप करना होगा, उनको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप कोयले से बिजली बना रहे हो, ये नहीं चलेगा। बिजली कौन सी चलेगी, सोलर वाली चल जाएगी, ठीक है। जो आपकी वाटर एनर्जी है वो चल जाएगी, झरनों के नीचे बड़े बड़े टरबाइन लगा देते हैं वो चलेगी। या आपकी विंड एनर्जी चल जाएगी, जिसको पवन ऊर्जा बोलते हैं। तो इन सब चीजों पर हमको स्विच करना है। कहाँ से, जो अभी कोयले से उत्पादन हो रहा है, इन सब चीजों से जो उत्पादन हो रहा है जिनमें कार्बन का मिश्रण होता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो ये हमारा एक लक्ष्य है कि हम 2070 तक इस तरह का सारा जो कार्बन का उत्सर्जन है उसको बंद कर देंगे, बिल्कुल नेट जीरो इमिशन तक हम ले आएंगे, ठीक है। ये हमने एक उद्देश्य रखा है। आगे चलते हैं। फिर एक स्कीम चली हुई है सरकार की, पीएम किसान सम्मान निधि, उसको और ज्यादा एक्सटेंड किया गया है। एक बार इसको पढ़ लेना आप, ठीक है। किसान सम्मान निधि योजना को 2026-27 से लेकर के 30-31 तक यानी अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान किया गया है। यह योजना पात्र किसान परिवारों को जिनके पास जमीन है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए जो पैसा उनके सीधे अकाउंट में जाता है, उसके जरिए 3 बराबर किस्तों में ₹6,000 की सालाना आय सहायता देना जारी रखेगी। इस स्कीम के बारे में आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा जिनका किसान बैकग्राउंड है, कि इस तरह की एक स्कीम चल रही है जिसमें ₹6,000 सालाना सरकार किसानों को देती है। इस विस्तार से किसानों की आय बढ़ने, ग्रामीण आजीविका मजबूत करने और समावेशी कृषि विकास को बढ़ावा देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता फिर से जाहिर होती है। पीएम किसान योजना क्या थी, ये 24 फरवरी 2019 को पूरे भारत में किसान परिवारों के लिए शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, 2019 में। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान परिवार को सालाना ₹6,000 मिलते हैं। यह राशि 2000 की 3 बराबर किस्तों में आपको मिलती है, डीबीटी के जरिए सीधे आपके बैंक अकाउंट में आती है। तो यही आपकी पीएम किसान योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि भी इसको बोलते हैं, किसान सम्मान निधि भी इसको बोलते हैं। तो ये एक ही योजना है सारी। अब आपका अगला आर्टिकल है, भारत ने अंडर 17 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल और जीते हैं, ठीक है। ये आपने एक बार इसको रोक करके पढ़ लेना है, इतने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। ये देखो, विदेश सचिव विक्रम मिश्री की भूटान की 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी हो गई। अब आपसे सवाल पूछ लेगा, किस भारतीय अधिकारी ने भूटान की 2 दिवस की यात्रा की है।
तो विक्रम मिश्री विदेश सचिव है, जो आपके फॉरेन सेक्रेटरी है। ठीक, विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने भूटान की अपनी 2 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पूरी की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, भारत की कौन सी पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी पड़ोसी हमारे लिए सबसे पहले है। ठीक है, पड़ोसी फर्स्ट की नीति या पड़ोसी सबसे पहले की नीति और भूटान के बीच करीबी और अनोखी साझेदारी को फिर से मजबूत किया है। यात्रा के दौरान उन्होंने भूटान के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकें की, जिसमें राजा जिम्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, विदेश मंत्री डीएन डुंगेल और अन्य जो अधिकारी हैं वो सब शामिल थे। ठीक है, ये सब चीज आपको पढ़ लेनी है, आपसे पूछेगा नहीं, आपसे पूछेगा कि हाल ही में यह यात्रा किसने की है। तो जो आपके विदेश सचिव हैं विक्रम मिश्री, उन्होंने ये यात्रा की है भूटान की 2 दिन। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, अगेन ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। क्या है ये, गुजरात की पिथौरा पेंटिंग को मिला जीआई टैग। ठीक है, अब ये गुजरात की पेंटिंग है, लेकिन गुजरात के साथ साथ ये होती है एमपी में भी और राजस्थान में भी। वॉल पर पेंटिंग होती है, दीवारों पर पेंटिंग होती है। ठीक है, भील जनजाति जो आपकी हो गई, ये आपकी भिलाला जनजाति जो हो गई। ठीक है, कौन कौन सी, राठवा जनजाति, और आपकी कौन सी है एक और, भील जनजाति और भिलाला आदिवासी समुदाय, या ये जनजातियां जो है ये पेंटिंग बनाती है। और किसके लिए, जो इनके मुख्य देवता है बाबा पिथौरा, उनको समर्पित करके दीवार की जो दीवारों पर ये पेंटिंग बनाती है। ठीक है, गुजरात की पारंपरिक और धार्मिक लोक कला पिथौरा पेंटिंग को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी जीआई टैग मिला है। इससे आदिवासी सांस्कृतिक विरासत को बचाने और स्थानीय कारीगरों की आजीविका को बढ़ावा मिलेगा। मुख्य रूप से छोटा उदयपुर, वडोदरा और पंचमहल जिलों में फिर वही सारी चीजें, कौन कौन सी जनजाति है आपको वो देखनी है, भील, भिलाला और राठवा जनजातियों से जुड़ी हुई पेंटिंग्स हैं। कौन कौन से स्टेट से जुड़ी हुई पेंटिंग है, मेनली तो गुजरात की है, लेकिन एमपी और राजस्थान में भी की जाती है। मेनली कहाँ की है, गुजरात की है, लेकिन एमपी और राजस्थान में भी की जाती है। पिथौरा पेंटिंग क्या है, एक धार्मिक आदिवासी लोक कला है, जिसे पारंपरिक रूप से घरों की अंदरूनी दीवारों पर बाबा पिथौरा को खुश करने के लिए बनाया जाता है। यह कला मिट्टी की दीवारों से आगे बढ़कर कैनवस, कागज और घर की सजावट के सामानों तक पहुंच गई। फिर वही चीज, अपग्रेडेशन। आपको पता होना चाहिए पिथौरा कला कहाँ की है, कौन से देवता को समर्पित है, कहाँ पर बनाई जाती है, पेन पेपर पर बनाई जाती है, नहीं, मुख्य रूप से दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है, अब जो है इसने अपग्रेड रूप लिया है और ये कैनवस पर, पेन पेपर पर भी बनाई जाने लगी है, लेकिन मुख्य रूप से दीवारों पर बनाई जाती है, मुख्य रूप से दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही में गुजरात की किस पेंटिंग को जीआई टैग मिला है, तो कौन सी पेंटिंग को मिला है, पिथौरा पेंटिंग को मिला है, आप यही जवाब देंगे। आगे चलिए, ये आपके सेना के पूर्व प्रमुख थे जनरल विश्वनाथ शर्मा, इनका निधन हो गया नई दिल्ली में 96 साल की उम्र में। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्धों में एक प्रतिष्ठित अनुभवी सैनिक रहे। उन्होंने 1 मई 1988 से 30 जून 1990 तक सेना के 14वें प्रमुख के रूप में काम भी किया। ठीक है, कौन कौन से सम्मान इनको मिले, परम विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला, अति विशिष्ट सेवा पदक इनको मिला, और भारत के राष्ट्रपति के एडीसी। ठीक है, ये कुछ पुरस्कार भी इनको मिले हैं, कुछ पुरस्कार और सम्मान इनको प्राप्त हुए हैं। तो किनका निधन हुआ है अभी, पूर्व जनरल विश्वनाथ शर्मा का 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। ये आपने पढ़ना है। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम अभी शुरू की गई है, समुद्र मंथन स्कीम। आप सबने सुना होगा समुद्र मंथन, इससे पहले भी हुआ था समुद्र मंथन, जब सारे देवताओं ने मिलकर के समुद्र को मथा था, समुद्र का मंथन किया था और निकला था क्या, अमृत। ठीक है, उसी तरीके से अब सरकार ने एक नई योजना शुरू की है कि हमने समुद्र का मंथन करना है, समुद्र को मथना है, और निकलेगा क्या, पेट्रोलियम उत्पाद, जो आज का अमृत है। ठीक है, आज का अमृत है पेट्रोलियम उत्पाद। तो निकलेंगे क्या, पेट्रोलियम उत्पाद। उसके लिए एक स्कीम चला रही है सरकार, समुद्र मंथन स्कीम। समुद्र मंथन स्कीम, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑफशोर तेल और गैस की खोज के लिए 84,084 करोड़ की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दी है। ठीक है, ये गहरे पानी और बहुत ज्यादा गहरे पानी में ये खोज करेंगी, यानी डीप वाटर और अल्ट्रा डीप वाटर वाले क्षेत्रों में ऑफशोर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज को तेज करने के लिए 84,084 करोड़ रुपए की योजना को, जिसका नाम समुद्र मंथन है या राष्ट्रीय ऑफशोर अन्वेषण योजना है। दो नाम है, समुद्र मंथन पॉपुलर नेम है, ऑफिशियल नेम क्या है, एनओईएस, यानी नेशनल ऑफशोर अन्वेषण योजना, एनओईएस। ये क्या है इसका,
ये ऑफिशियल नाम है। इस योजना को मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, इससे क्या है, इससे क्या होगा, इस योजना में क्या क्या शामिल है, बड़े पैमाने पर 2D और 3D भूकंपीय सर्वेक्षण किए जाएंगे, गहरे पानी और बहुत गहरे पानी वाले बेसिन में खोजपूर्ण ड्रिलिंग होगी, सामान्य ऑफशोर अन्वेषण बुनियादी ढांचे का विकास होगा, खोज से जुड़े जोखिमों को कम करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। ठीक है, इस तरह की योजना चली है जिसका नाम क्या है, समुद्र मंथन। ठीक है, क्या नाम है इसका, समुद्र मंथन। कौन से मंत्रालय की है, कौन से मंत्रालय की है, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय, मिनिस्ट्री कौन सी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय। ठीक है भाई, तो इस मंत्रालय की ये स्कीम है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही, आज का डिस्कशन हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में नए आर्टिकल्स के साथ में, नए न्यूज आर्टिकल्स के साथ में। आपको ये क्लास कैसी लग रही है जरूर बताना, क्या इसमें और सुधार किए जा सकते हैं वो भी बताना। ठीक है, मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि जो करंट है, आपका जो करंट अफेयर्स है उसको स्टैटिक के साथ में कवर करके पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं सिर्फ आपको करंट ही नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको स्टैटिक भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें कुछ और थोड़ा बहुत और जो सुझाव है आप देना चाहते हैं, कुछ और संशोधन आप करवाना चाहते हैं, तो आप वो भी इसमें बता सकते हैं। अगर सुटेबल हुए और हम इस हालत में हुए कि हम वो संशोधन कर सके, तो हम वो जरूर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इतना ही, और अच्छे से पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।